हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट। तो ये है लीगल हिस्ट्री सीरीज़ की थर्ड वीडियो। इससे पहले दो वीडियो अपलोड हो चुकी हैं चैनल पे। तो जो लोग डायरेक्ट इस वीडियो पे आए हैं वो पहले उन दोनों वीडियोस को ज़रूर देख लीजिए। उसमें एंशिएंट इंडियन लॉ के बारे में पढ़ाया गया है और ये चैप्टर 2 है, यानी कि लीगल हिस्ट्री में आगे आता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन ब्रिटिश इंडिया, यानी कि जब अंग्रेज भारत में आ गए, यानी कि ब्रिटिश भारत में न्याय का प्रशासन किस तरह से रहा, वो अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा कि लेट्स क्रैकेट का फ्री टेलीग्राम चैनल है। तो अगर जो कैंडिडेट्स यहाँ पे इस वीडियो को देखते हैं, यूट्यूब लेट्स क्रैकेट का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, लेकिन अगर टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम वो फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। साथ साथ बताना चाहूँगा कि RO एडवोकेट जनरल का पेपर जो 23 जनवरी को होने वाला है, इसकी टेस्ट सीरीज़ चल रही है। तो अगर इन केस को जो स्टूडेंट्स टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना चाहते हैं वो मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हैं 7665804421 पर। और मैंने कमिटमेंट किया था कि जो लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे उनको लीगल हिस्ट्री, लीगल ग्लॉसरी और वर्ल्ड हिस्ट्री की जो PDFs हैं वो भी मिल जाएंगी अलॉन्ग विद टेस्ट सीरीज़, है ना। तो बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज़ है, 8 टेस्ट की वो टेस्ट सीरीज़ होगी। कई स्टूडेंट्स उसको ज्वाइन कर चुके हैं, तो अगर आप भी चाहें तो आप भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप सबसे पहले देखेंगे, वो कहता है कि द ब्रिटिश रूल इन इंडिया इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कॉमन लॉ बेस्ड लीगल सिस्टम इन इंडिया। यानी कि इससे पहले हमने पढ़ लिया कि एंशियंट भारत में, जबकि एंशियंट रूल जो था उस टाइम पे, एंशियंट लॉ जो था वो धर्मशास्त्र के हिसाब से भारत में जो गवर्निंग होती थी, जो भी फैसले सुने जाते थे वो धर्मशास्त्र के हिसाब से, मनुस्मृति के हिसाब से सुने जाते थे। लेकिन बाद में 1772 के बाद या 1600 की बात करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा और पीछे जाएंगे, जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है, यानी कि ब्रिटिशर्स भारत में आते हैं, तो उनके साथ जो एक मॉडर्न लॉ था या कॉमन लॉ था, एक ऐसा लीगल सिस्टम भी भारत में आ जाता है। द डेवलपमेंट ऑफ द ब्रिटिश कॉमन लॉ बेस्ड सिस्टम कैन बी ट्रेस्ड टू द अराइवल एंड एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी कि जो भारत में अंग्रेजों के द्वारा जो कॉमन लॉ जो ट्रेस किया जाता है, उसका जो डेवलपमेंट है वो भारत में कब से होता है, जब से ब्रिटिशर्स का अराइवल हुआ और धीरे धीरे उनका जो विस्तार हुआ, उन्होंने अपनी टेरिटरीज़ को जो एक्सपैंड करना शुरू करा भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 17वीं सेंचुरी में, यानी 1600 के कुछ सालों में। द ईस्ट इंडिया कंपनी गेंड अ फुट होल्ड इन इंडिया इन 1612। तो 1612 में उनको काफ़ी फुट होल्ड मिल गया ईस्ट इंडिया कंपनी को, जब मुगल एम्परर जो थे उस टाइम पे जहांगीर, उन्होंने राइट्स दे दिए टू इस्टेब्लिश अ फैक्ट्री इन द पोर्ट ऑफ सूरत। तो जहांगीर जी ने, जो उस टाइम पे मुगल एम्परर थे उस टाइम के भारत में, उन्होंने 1612 में एक फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने के राइट्स दे दिए सूरत में अंग्रेजों को, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को। इन 1640 द ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश्ड अ सेकंड फैक्ट्री इन मद्रास, यानी कि चेन्नई में, ऑन द साउथ ईस्टर्न कोस्ट। तो 1640 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने दूसरी फैक्ट्री जो इस्टेब्लिश करी वो मद्रास में करी, पहली फैक्ट्री जो इस्टेब्लिश करी वो सूरत में करी, और परमिशन किसने दी थी 1612 में, जहांगीर ने दी थी। नेक्स्ट आता है बॉम्बे आइलैंड, जो एक फॉर्मर पोर्चुगीज़ कॉलोनी थी, आउटपोस्ट थी, उसको इंग्लैंड को गिफ्ट कर दिया गया एज अ डॉरी, यानी दहेज के रूप में। बताइए, पूरा का पूरा आइलैंड जो बॉम्बे आज सिटी है, वो पूरा का पूरा सिटी या एक तरह से आइलैंड, उस टाइम पे इतना बड़ा सिटी नहीं हुआ करता था, छोटा आइलैंड हुआ करता था। तो वो पूरा का पूरा जो आइलैंड था वो एज अ डोरी, यानी कि एज अ दहेज के रूप में दे दिया गया। कब, किसकी शादी पे, इन द मैरिज ऑफ कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा टू चार्ल्स टू। तो जो कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा थी, उनकी जब शादी हुई चार्ल्स टू से, तो उस टाइम पे पूरे बॉम्बे आइलैंड को डोरी में दे दिया गया एंड वाज लेटर लीज्ड टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। और बाद में बॉम्बे आइलैंड को लीज पे दे दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी को 1668 में। देखिए, ये जितने भी ईयर्स आ रहे हैं या ये जो मैं भी आपको हाईलाइट करके बता रहा हूँ, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सबसे मल्टीपल जो क्वेश्चन बनेंगे जो आपके आने वाले 23 जनवरी को पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। In the early 17th century में the crown through a series of charters established a judicial system in Indian towns of Bombay, Madras and Calcutta, basically for the purposes of administering justice within the establishments of the British East India Company। तो अब क्या होता है कि 17th सेंचुरी में जो क्राउन थे, जो इंग्लैंड में बैठते थे, उन्होंने एक सीरीज ऑफ चार्टर्स, यानी कि चार्टर्स की एक सीरीज आई, यानी एक के बाद एक चार्टर आए, और उन चार्टर्स की हेल्प से जुडिशियल सिस्टम भारत में इस्टेब्लिश करा। भारत के मुख्यतः 3 टाउन में, जहाँ पर ब्रिटिशर्स का होल्ड ज़्यादा था, ईस्ट इंडिया कंपनी का होल्ड ज़्यादा था। कौन कौन से टाउन थे वो? बॉम्बे था, मद्रास था और कलकत्ता था। तो इन तीनों में ब्रिटिशर्स का होल्ड था। तो इन तीनों में उन्होंने जुडिशियल सिस्टम को इस्टेब्लिश करना स्टार्ट कर दिया। द गवर्नर एंड द काउंसिल ऑफ दीज टाउन्स फॉर्मुलेटेड दीज जुडिशियल सिस्टम्स इंडिपेंडेंटली। बाद में जो गवर्नर थे और जो काउंसिल थे, उन्होंने इंडिपेंडेंटली इन जुडिशियल सिस्टम को बनाया।
द कोर्ट्स इन बॉम्बे एंड मद्रास वर कॉल्ड एडमिरल्टी कोर्ट्स। एडमिरल्टी कोर्ट्स कहा जाता था। बॉम्बे, देखिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बॉम्बे और मद्रास की कोर्ट्स को तो एडमिरल्टी कोर्ट्स कहा जाता था और कैलकटा की कोर्ट को कलेक्टर कोर्ट कहा जाता था। एडमिरल्टी का मतलब होता है, अगर आप देखेंगे इसको तो यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है, अगर आप देखेंगे तो उसको लिखा गया है नौवहन विभाग, है ना। तो नौवहन विभाग न्यायालय कहा जाता था, एडमिरल्टी कोर्ट्स कहा जाता था बॉम्बे और मद्रास वाली को, और कैलकटा वाली को कलेक्टर कोर्ट कहा जाता था। तो नेक्स्ट कह रहा है दीज कोर्ट्स हैड द अथॉरिटी, इन कोर्ट्स के पास अथॉरिटी थी टू डिसाइड बोथ सिविल एंड क्रिमिनल मैटर्स। तो इन कोर्ट्स के पास अथॉरिटी होती थी कि वो सिविल मैटर जो होते थे और जो क्रिमिनल मैटर होते थे, यानी कि जितने भी सिविल और क्रिमिनल जो भी केसेस थे वो सब सॉल्व ये कर सकते थे ये कोर्ट्स। इंटरेस्टिंगली द कोर्ट्स डिड नॉट डिराइव देयर अथॉरिटी फ्रॉम द क्राउन बट फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी। इंटरेस्टिंग बात यह है, तो शुरुआत में जो कोर्ट्स इस्टेब्लिश की गई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो यहाँ पे कोर्ट्स बनाई थी, यहाँ जिस पे फैसले सुनाई देते थे, वो जो बनाई थी वो क्राउन ने इस्टेब्लिश नहीं की थी। इंग्लैंड में जो बैठे क्राउन थे उनके तरफ से इस्टेब्लिशमेंट नहीं था उन कोर्ट्स का, ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसको इस्टेब्लिश किया था। फिर एक चार्टर इशूड करते हैं किंग जॉर्ज फर्स्ट, है ना। तो इंपॉर्टेंट बात है, सबसे पहला चार्टर कौन इशू करते हैं? किंग जॉर्ज फर्स्ट इशू करते हैं ऑन 24 सितंबर 1726। तो 1726 में, 24 सितंबर 1726 में एक चार्टर इशू किया जाता है किंग जॉर्ज फर्स्ट के द्वारा। इसके बाद दिस मार्क्स एन इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट इन इंडियन लीगल हिस्ट्री। तो इंडियन लीगल हिस्ट्री में 24 सितंबर 1726 की जो डेट थी, जो इस टाइम पे किंग जॉर्ज फर्स्ट ने चार्टर इशू किया था, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट बन जाती है। द चार्टर फॉर्म्स द बेसिस फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्राउन्स कोर्ट इन इंडिया। तो इस चार्टर के बेसिस पे अब भारत में, जिससे पहले क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की कोर्ट्स हुआ करती थी, अब क्राउन की कोर्ट भारत में इस्टेब्लिश होना शुरू हो गई। इससे पहले जो उस कोर्ट का जो हक, उस कोर्ट पे जिसका हक होता था वो ईस्ट इंडिया कंपनी का होता था। अब उस कोर्ट पे जो हक होगा वो क्राउन का होगा, यानी कि ब्रिटिश किंग का होगा या क्वीन का होगा। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रिक्वेस्टेड किंग जॉर्ज, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने किंग जॉर्ज से रिक्वेस्ट की टू इशू अ चार्टर बाय विच स्पेशल पावर कुड बी ग्रांटेड टू द कंपनी। तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से कि भी एक चार्टर आप इशू कीजिए, किंग जॉर्ज से कहा, रिक्वेस्ट की कि आप एक ऐसा चार्टर इशू कीजिए जिससे कि कंपनी को कुछ स्पेशल पावर्स मिल जाए। एक्सेप्टिंग द लेटर्स पेटेंट, देखिए 1726 में ही ये हुआ, फिर बाद में एक लेटर्स पेटेंट आया 1726 में। तो ये पूछा जा सकता है कि लेटर्स पेटेंट कब आया, तो ये 1726 ईयर में आया। तो एक्सेप्टिंग द लेटर्स पेटेंट ऑफ 1726 एंड द सब्सिक्वेंट चार्टर्स हैड इन इफेक्ट अप्लाइड इंग्लिश लॉ टू ब्रिटिश इंडिया। तो बाद में एक लेटर्स पेटेंट आया 1726 का, और उसके बाद कुछ और चार्टर्स आए जिस वजह से भारत में इंग्लिश लॉ को इस्टेब्लिश कर दिया गया, या इंग्लिश लॉ भारत में अप्लाई होने लगा। नेक्स्ट आता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मेयर्स कोर्ट। तो अगर हम मेयर्स कोर्ट की बात करें, द एक्सपेंशन ऑफ इट्स इस्टेब्लिशमेंट ब्रॉट न्यू चैलेंजेस टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए जैसे जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार होता जा रहा था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने अलग अलग चुनौतियाँ भी आती जा रही थी। अगर आपकी पावर, आपकी समृद्धि बढ़ेगी तो उसके वजह से आपके पास थोड़ी और आपको दिक्कतें भी आएंगी उसके साथ साथ। द कंपनी रिक्वेस्टेड द किंग टू इशू अ चार्टर बाय विच स्पेशल पावर्स कुड बी ग्रांटेड टू इट। ये हमने पहले भी देख लिया है, और सिंपल सी बात है, अब कंपनी का जब विस्तार हो रहा है, कंपनी के इस्टेब्लिशमेंट का विस्तार हो रहा है, तो वो चाहेगी कि उसको कुछ और पावर्स, स्पेशल पावर्स मिल जाएँ। द कंपनी वॉज ग्रांटेड चार्टर बाय किंग जॉर्ज फर्स्ट इन 1726 टू इस्टेब्लिश मेयर्स कोर्ट। तो 1726 में किंग जॉर्ज फर्स्ट ने चार्टर इशू किया कंपनी को और कहा कि अब आप मेयर्स कोर्ट इस्टेब्लिश कर सकते हो। कहाँ कहाँ पे? मद्रास में, बॉम्बे में, कलकत्ता में। मेयर कोर्ट वर नॉट कोर्ट ऑफ द कंपनी। इंपॉर्टेंट बात यह है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कि मेयर कोर्ट कोर्ट्स ऑफ द कंपनी नहीं थी, ये कंपनी की कोर्ट्स नहीं थी, ये कोर्ट्स थी किंग ऑफ इंग्लैंड की। यानी कि जो इंग्लैंड के जो राजा थे वो इन कोर्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, ना कि मेयर्स की जो कोर्ट थी वो कंपनी के अधीन थी। कंपनी के अधीन ना होकर वो किंग के अधीन थी। मेयर्स कोर्ट सुपरसीडेड ऑल एग्जिस्टिंग कोर्ट्स इस्टेब्लिश्ड इन दी अबव प्लेसेस। तो यानी कि बॉम्बे में, मद्रास में, कलकत्ता में इससे पहले जो कोर्ट्स थी उन सबको खारिज करते हुए, इन सबको ख़त्म करते हुए, उन सब की जगह किसने ले ली? मेयर्स कोर्ट ने उन सब की जगह ले ली। देखिए सेम चीज़ हिंदी में भी लिखी हुई है, तो अगर आप चाहें तो आप हिंदी में पढ़ सकते हैं, और इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हो तो वो इंग्लिश में पढ़ सकता है। नेक्स्ट कह रहा है कि द मेयर्स कोर्ट वर ऑथराइज्ड, जो मेयर कोर्ट थी वो ऑथराइज थी टू ट्राई, हियर एंड डिटरमाइन, यानी कि सुनने के लिए, ट्राई करने के लिए, हियर के लिए और डिटरमाइन करने के लिए जितने भी सिविल सूट थे, एक्शन थे एंड प्लीज थी दैट मे अराइज विद इन द 3 टाउन्स और विद इन द फैक्ट्रीज ऑफ द कंपनी। तो कंपनी की जहाँ जहाँ पे भी फैक्ट्रीज थी, या जो ये मुख्यतः 3 टाउन थे, कौन कौन सी 3 टाउन? कैलकाटा, बॉम्बे और मद्रास। यहाँ पे जितने भी सिविल सूट्स वगैरह या केसेस आते थे उन सब की सुनवाई कौन करता था? मेयर कोर्ट करता था।
द कोर्ट कंसिस्टेड ऑफ अ मेयर, कोर्ट में कौन होते थे, कोर्ट में एक मेयर होता था और साथ ही साथ 9 एल्डरमैन हुआ करते थे। लेकिन एल्डरमैन क्या है, एल्डरमैन आप मान के चलिए कि एक तरह से जैसे ज्यूरी मेंबर होते हैं, है ना। तो ये सीनियर मेंबर्स थे जो एग्जीक्यूटिव की तरह बैठते थे वहाँ पे और ये असिस्ट करते थे, हेल्प करते थे कोर्ट के जज की या मेयर की। तो जो कोर्ट था उसमें एक मेयर होते थे और साथ में 9 एल्डरमैन हुआ करते थे, जिसमें से कि 7 इंक्लूडिंग द मेयर, है ना, जिसमें से कि 7 एल्डरमैन और जिसमें से भी एक मेयर भी है, वर रिक्वायर्ड टू बी नेचुरली बॉर्न ब्रिटिश सब्जेक्ट्स। तो ये कंडीशन थी कि मेयर प्लस 9 एल्डरमैन में से जो 7 लोग हैं उन 7 लोगों को कम से कम ब्रिटिश सब्जेक्ट का होना है, यानी कि उनका जन्म ब्रिटेन में हुआ हो या वो अंग्रेज हों, ब्रिटिशर्स हों। ऐसा नहीं है कि अगर आप इंडिया में हैं तो इंडियंस रख लो या पोर्चुगीज़ या फ्रेंच, कोई दूसरे देश के हम नागरिकों को रख लें, उनको नहीं रख सकते थे। वो नेचुरली बॉर्न ब्रिटिश सब्जेक्ट्स होने चाहिए, ये कंडीशन थी मेयर कोर्ट में जो लोग बैठते थे। एल्डरमैन वर इलेक्टेड फ्रॉम अमंग द लीडिंग इनहेबिटेंट्स ऑफ द सेटलमेंट टू होल्ड द पोजीशन फॉर लाइफ। तो देखिए जो एल्डरमैन थे वो कौन हुआ करते थे, जो वहाँ पर लीडिंग इनहेबिटेंट्स थे, यानी कि जो बहुत ही अग्रणी जो काम करने वाले लोग थे जो उन सेटलमेंट्स में, यानी अंग्रेजी हुआ करते थे जो ब्रिटेन से भारत में आए थे। और वो जब उसके बाद फिर ये पोजीशन फॉर लाइफ, यानी कि अगर वो एक बार एल्डरमैन बन गए तो सारी ज़िंदगी वो एल्डरमैन की पोस्ट पर रहते थे। मेयर जो इलेक्ट होते थे वो इन एल्डरमैन में से ही इलेक्ट होते थे। द मेयर वॉज इलेक्टेड फ्रॉम द एल्डरमैन। द मेयर्स कोड कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द फॉर्मुलेशन ऑफ अ यूनिफॉर्म पैटर्न ऑफ जुडिशियल फंक्शनिंग इन इंडिया। तो मेयर कोर्ट्स ने बहुत ज़्यादा हेल्प की, जिसके वजह से सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूशन किया मेयर्स कोर्ट ने कि भारत में एक यूनिफॉर्म पैटर्न बन जाए किसका, जुडिशियल फंक्शनिंग का। मेयर्स कोर्ट एडमिनिस्टर्ड इंग्लिश लॉ। सिंपल सी बात है कि मेयर कोर्ट है, अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई है तो इंग्लिश लॉ ही एडमिनिस्टर करेगी। विच वॉज एज्यूम टू बी द लेक्स लॉ की एक्ट, है ना, ये एक लेक्स लॉ की एक्ट था, यानी कि लॉ ऑफ द प्लेस, यानी कि ये इस जगह का कानून है। अब ये जो कानून बन गया था वो इस जगह का, यानी कि जो इंग्लिश कॉमन लॉ था वो भारत की धरती का एक कानून बन चुका था ऑफ द सेटलमेंट, यानी जहाँ पे जो ब्रिटिशर्स के सेटलमेंट थे, ब्रिटिशर्स के बेसिकली फैक्ट्रीज थी और कुछ कॉलोनीज थी। द इनहेबिटेंट्स ऑफ द सेटलमेंट वर गवर्नड बाय द इंग्लिश लॉ, यानी कि जो लोग रहते थे इन सेटलमेंट्स में, सेटलमेंट्स का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो इंग्लिश की फैक्ट्रीज थी, इंग्लैंड वालों की फैक्ट्रीज कहाँ थी, जैसे सूरत में हुई, है ना, मद्रास में हुई, या इनकी कॉलोनीज़ हो गई, पूरा बॉम्बे, मद्रास, कैलकाटा, ये इनकी कॉलोनी हो गई। तो यहाँ पर जो इनकी सेटलमेंट थे और इन सेटलमेंट्स में जो लोग रहते थे, अगर उनको गवर्न होना है, अगर उनके ऊपर वो कुछ गलत काम करते हैं और उस पर मुकदमा होगा, तो वो जो गवर्न होंगे वो इंग्लिश लॉ से गवर्न होंगे, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर नेशनैलिटी। इससे फ़र्क नहीं पड़ता वो किस देश के हैं, भारतीय हैं, अंग्रेज हैं, किसी दूसरे देश के हैं, पोर्चुगीज़ हैं, फ्रेंच है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। वे जिस भी धर्म, जिस भी प्लेस के हों, जिस भी नेशनैलिटी के हों, लेकिन वो गवर्न जो होंगे वो इंग्लिश लॉ से ही होंगे और कोई उनका लोकल जो लॉ है वो काम नहीं आएगा। इंग्लिश लॉ डिड नॉट एक्सटेंड आउटसाइड द सेटलमेंट्स। तो इंग्लिश लॉ इन सेटलमेंट्स से बाहर एप्लीकेबल नहीं था, सिर्फ इनकी फैक्ट्रीज़ में और कॉलोनीज़ में, यानी कि जो इनकी जो सेटलमेंट्स थे वहीं था कि ये एप्लीकेबल था। एंड देयर द इंडियंस वर सब्जेक्ट टू देयर ओन लॉज। और जो इन सेटलमेंट से बाहर जो लोग रहते थे, वहाँ पे जो भारतीय लोग रहते थे, वो अपने खुद के जो उनके कानून थे, चाहे उनका धर्मशास्त्र के कानून हो, है ना, या मनुस्मृति के कानून हो, जो भी अलग अलग हमने जो स्मृतियाँ पढ़ी हैं पहली वीडियो और दूसरी वीडियो में, तो वहाँ पर जो इंडियंस थे वो उनसे गवर्न हो सकते थे। अगर वो ब्रिटिश सेटलमेंट के अंदर रह रहे हैं तो फिर वहाँ पे वो इंग्लिश लॉ से गवर्न होंगे। द चार्टर ऑफ 1726 डिड नॉट स्पेसिफाई द लॉ टू बी अप्लाइड बाय द मेयर्स कोर्ट। इंपॉर्टेंट बात ये देखिए कि 1726 का जो चार्टर आया उसने ये नहीं बताया कि द लॉ टू बी अप्लाइड बाय द मेयर्स कोर्ट, यानी मेयर्स कोर्ट के द्वारा कौन सा कानून है जो एप्लीकेबल होगा या जो अप्लाई होगा। The charter merely stated that the court was required to give judgment and sentence according to justice and right. कोर्ट ने, यानी चार्टर ने सिर्फ इतना कह दिया कि ये जो मेयर कोर्ट है ये जजमेंट देगी और सेंटेंस मतलब कि जो फैसला सुनाएगी अकॉर्डिंग टू जस्टिस, न्याय के थ्रू, और राइट यानी कि हक के थ्रू। सिर्फ इनके थ्रू वो फैसला सुना देगी, लेकिन ये नहीं बताया कि जो मेयर कोर्ट को पावर मिलती है वो किस कानून के तहत पावर मिलती है, कौन से कानून होंगे। जैसे कि भारत में जो जैसे आईपीसी बना है या सीआरपीसी बना है, सीपीसी है, इंडियन पिनल कोड, या कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, तो इनके तहत सज़ा सुनाई जाती है। लेकिन वहाँ पर कोई ऐसा कोई कानून नहीं बताया गया जिसके तहत मेयर कोर्ट सज़ा सुनाए। बस इतना कह दिया गया कि वो न्याय और राइट के लिए सज़ा सुना सकती है। अब वो जस्टिस और राइट क्या होता है इसकी डेफिनेशन कोई नहीं बता सकता था। हाउएवर, बेस्ड ऑन द पास्ट प्रैक्टिस एंड इन द लाइट ऑफ द 1661 चार्टर,
द देन एग्जिस्टिंग इंग्लिश लॉ और प्रिंसिपल्स ऑफ इंग्लिश लॉ एंड इक्विटी वर अप्लाइड। तो अब 1726 के चार्टर ने तो कुछ नहीं बताया, लेकिन इससे पहले जो 1661 का चार्टर था और जो पुरानी प्रैक्टिसेस थी उसके बेसिस पे इंग्लिश लॉ या जो प्रिंसिपल थे इंग्लिश कॉमन लॉ के और इक्विटी के, वो अप्लाई कर दिए गए भारत में, भारत के इन कॉलोनीज़ में, भारत के इन प्लेसेस में जहाँ पर ब्रिटिशर्स का सेटलमेंट हुआ करता था। इट इज़ जनरली अंडरस्टूड, ये समझा जाता था कि दैट द चार्टर ऑफ 1726 इनडायरेक्टली ब्रॉट इनटू एप्लीकेशन द लॉज ऑफ इंग्लैंड, बोथ कॉमन लॉ एंड स्टैट्यूट लॉ इनटू द 3 ब्रिटिश सेटलमेंट्स इन इंडिया। तो ये माना जाता था कि आप ये समझ सकते हैं कि जो चार्टर था 1726 का, जो किंग जॉर्ज फर्स्ट ने अप्लाई किया था भारत के लिए, तो उसने क्या करा कि जो इनडायरेक्टली जो एप्लीकेशन थी, किसकी एप्लीकेशन, इंग्लैंड के कानून की, दोनों तरह के कानून इंग्लैंड के, चाहे वो कॉमन लॉ हो जो सब जगह एप्लीकेबल था, और स्टैच्यूट लॉ हो, यानी कि जो स्टैच्यूटरी लॉ वो होते हैं जो पार्लियामेंट में लाकर आप कोई कानून बनाते हैं, तो उसको स्टैच्यूट लॉ कहते हैं। तो जो स्टैच्यूट लॉ था उसको भारत में जो 3 ब्रिटिश सेटलमेंट थे, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता, वहाँ पर इनको एप्लीकेबल करवा दिया। दिस इज़ वन ऑफ द डिस्टिंक्टिव आउटकम्स ऑफ द 1726 चार्टर। तो 1726 का जो चार्टर था उसका एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जो आउटकम था वो ये रहा कि उसने एक ब्रिटिश कॉमन लॉ और ब्रिटिश स्टैच्यूट लॉ को भारत में जो 3 इनके सेटलमेंट्स थे उन पर अप्लाई करवा दिया। अपील जो थी मेयर कोर्ट की वर मेड टू द कोर्ट ऑफ गवर्नर एंड द काउंसिल। तो मेयर कोर्ट के ऊपर अगर कोई अपील जाएगी, मान लेते मेयर कोर्ट ने फैसला दिया, जैसा कि हम यहाँ पे भी करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की अपील हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट की अपील सुप्रीम कोर्ट में, तो अगर मेयर कोर्ट से आपको कोई फैसला मिला और वो फैसले से आप संतुष्ट नहीं है तो आप उसकी अपील किसको करेंगे, आप उसकी अपील करेंगे कोर्ट ऑफ गवर्नर एंड द काउंसिल को। तो कोर्ट ऑफ गवर्नर और काउंसिल की जो कोर्ट थी वहाँ पर आप मेयर कोर्ट के फैसले को चैलेंज करेंगे या अपील करेंगे उसके खिलाफ। द गवर्नर एंड 5 members ऑफ द काउंसिल वर अपॉइंटेड जस्टिसेस ऑफ पीस। तो जो गवर्नर थे और जो 5 मेंबर थे, तो काउंसिल में कितने मेंबर हुआ करते थे, 5 मेंबर हुआ करते थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो गवर्नर और जो 5 मेंबर थे काउंसिल के, उनको अपॉइंट किया जाता था जस्टिसेस ऑफ पीस एंड कॉन्स्टिट्यूटेड अ क्रिमिनल कोर्ट। तो अपॉइंट किया जाता था उनको जस्टिस ऑफ पीस एंड कॉन्स्टिट्यूट अ क्रिमिनल कोर्ट ऑफ ऑयर एंड टर्मिनर। तो ऑयर और टर्मिनर ये एक एंग्लो फ्रेंच वर्ड है, इसका मतलब होता है टू हियर एंड डिटरमाइन, कि आप मतलब सुने, जो पक्ष है उनका सुने और बाद में डिटरमाइन करें कि क्या उसके लिए फैसला देना है, यानी क्या सजा वहाँ पर देनी है। द कोर्ट ऑफ गवर्नर एंड काउंसिल वर रिक्वायर्ड टू मीट 4 times। तो माना जाता था कि जो कोर्ट ऑफ गवर्नर थी और काउंसिल थी उसको कम से कम 4 बार मिलना है एक साल में, फॉर द ट्रायल ऑफ ऑल ऑफेंसेज, जितने भी वहाँ पे जो गलत काम हुए हैं, ऑफेंस हुए हैं, एक्सेप्ट दैट ऑफ हाई ट्रीजन, यानी कि बहुत ही कोई देशद्रोह कह दो, या आप कह दो कि जो ट्रीजन का मतलब होता है कि जब आप किसी के साथ विश्वासघात करते हैं या आपने आप बिलोंग एक देश से करते हैं लेकिन अपनी देश की जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है वो आपने दूसरी जगह पे पहुंचा दी, तो इसको जो बोला जाता है यानी कि राजद्रोह आप कह सकते हो। तो राजद्रोह के केस का जो अगर केस होगा तो कोर्ट ऑफ गवर्नर और काउंसिल जल्दी बैठ जाएगी, ये तो एक साल में इसको 4 बार तो मिलना ही था। However, a second appeal in cases valued at 1000 pagodas or more। पगोड़ा का मतलब क्या होता है, पगोड़ा का मतलब होता था गोल्ड कॉइन की तरह से होता था, एक कॉइन होता था जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे 1600-1700 में चला करता था भारत में। तो जो सेकंड अपील थी, देखिए पहली अपील तो हो गई गवर्नर के काउंसिल में, गवर्नर और काउंसिल में, और अगर 1000 पगोड़ा से ज़्यादा का ऊपर की वैल्यू है जहाँ पर ये केस चल रहा है तो डायरेक्ट किंग इन काउंसिल के पास जाता था केस, इंग्लैंड के पास, इंग्लैंड में। यानी कि सेकंड अपील जो थी, पहला केस सॉल्व होगा मेयर कोर्ट से, फिर दूसरा जाएगा गवर्नर काउंसिल में, और फिर सेकंड अपील जो होगी वो जाएगी किंग इन काउंसिल इंग्लैंड में। द मेयर कोर्ट इस्टेब्लिश्ड अंडर द चार्टर ऑफ 1726 हैड सीवियर लिमिटेशंस। उसकी कुछ कमियां भी थी, कुछ उसके अंदर लिमिटेशंस भी थी। तो वो लिमिटेशंस क्या थी, देयर वाज नो क्लैरिटी रिगार्डिंग द एप्लीकेबल लॉ। तो जो कानून एप्लीकेबल था जिसकी वजह से मेयर कोर्ट बनी थी या किस चीज़ से वो पावर ले रहा था उसके ऊपर कोई क्लैरिटी थी ही नहीं। ऑल्दो द कंपनी मेड कंसिडरेबल एफर्ट्स टू अप्लाई द इंग्लिश लॉ, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने काफ़ी एफर्ट्स करे जिससे कि वो इंग्लिश लॉ को भारत में इम्प्लीमेंट कर सके। द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द मेयर्स कोर्ट ओवर नेटिव्स वाज रिलेटिवली अनसर्टेन, यानी कि जो ज्यूरिसडिक्शन था मेयर कोर्ट का नेटिव्स के ऊपर, नेटिव्स यानी कि जो भारत के खुद के लोग थे, वो अनसर्टेन था, यानी कि उसके ऊपर इतनी कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि मेयर कोर्ट किस तरह से, अगर कुछ इंडियंस कुछ गलत करते हैं तो इंडियंस के ऊपर किस तरह से वो केसेस को चलाएंगे, किस तरह से उसको एप्लीकेबल करेंगे, उसके बारे में इतना कुछ खास बताया नहीं गया था चार्टर में 1726 के। इन सेवरल इंस्टेंसेस द मेयर्स कोर्ट एनॉयड द नेटिव्स, है ना, कई बार ऐसा हुआ है कि मेयर कोर्ट ने परेशान करा, एनॉय करा किसको, नेटिव्स को, बाय अप्लाइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ इंग्लिश लॉ।
कंप्लीटली डिसरिगार्डिंग देयर पर्सनल लॉज एंड कस्टम्स। देखिए मान लेते हैं इंग्लिश लॉ जो यानी कि जो मेयर कोड थी वो तो इंग्लिश कानून के हिसाब से चलती थी। तो अगर मान लेते हैं वहाँ पे इंडियंस ने नेटिव्स ने कुछ गलत काम करा और उनको सज़ा सुनाई गई, तो भारत के जो अपने जो लॉ एंड कस्टम हुआ करते थे उन लोगों के, उनको बिल्कुल डिसरिगार्ड कर दिया गया, उनको बिल्कुल नहीं सुना गया। और जो सारा फैसला दिया गया वो इंग्लिश कॉमन लॉ के हिसाब से दिया गया, क्योंकि मेयर कोड जो थी वो इंग्लिश कॉमन लॉ या कॉमन इंग्लिश लॉ के हिसाब से ही चला करती थी। 1746 में क्या हुआ कि जो फ्रेंच थे उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया मद्रास को, आफ्टर विच द फंक्शनिंग ऑफ द मेयर्स कोर्ट वॉज सस्पेंडेड इन दैट सिटी, है ना। यानी कि 1746 में मद्रास को कैप्चर करा फ्रेंच ने, और उसके बाद जो मेयर कोर्ट का काम था, क्योंकि मेयर कोर्ट जो थी वो ब्रिटिशर्स की थी और ये फ्रेंच थी, तो और आपको पता ही होगा कि 1700s के टाइम पे बहुत ज़्यादा राइवलरी थी बिटवीन फ्रेंच एंड द यूनाइटेड किंगडम, यानी कि जो ब्रिटेन था उस टाइम पे, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में बहुत ज़्यादा राइवलरी थी। दोनों अपना आधिपत्य जमाना चाहते थे दुनिया में या यूरोप में बेसिकली। और उस टाइम पे सभी लोगों के दिमाग में ये था जितनी ज़्यादा वे कॉलोनी बना देंगे उतने ज़्यादा वो प्रॉस्परस हो पाएंगे। हाउएवर फ्रेंच ने सरेंडर कर दिया, 3 साल बाद ही फ्रेंच सरेंडर करके 1749 में टू द ब्रिटिश इन द बाय द कंक्लूजन ऑफ द पीस ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-चैपेल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी है एक्स-ला-चैपेल। अगर आपने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ी है उसमें भी इस ट्रीटी का नाम आता है। तो ब्रिटिशर्स ने जब फ्रेंच ने सरेंडर करा मद्रास को ब्रिटिशर्स को, तो एक्स-ला-चैपेल की ट्रीटी हुई, पीस ट्रीटी हुई। तो ये पूछा जा सकता है आपसे कि एक्स-ला-चैपेल की ट्रीटी कब हुई और किन किन के बीच में हुई। तो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में हुई, यानी कि फ्रेंच और इंग्लिश लोगों के बीच में हुई। यूजिंग दिस अपॉर्चुनिटी कंपनी ने रिक्वेस्ट किया किंग को टू रिमूव सम डिफिकल्टीज रिलेटेड टू द 1726 चार्टर। तो देखिए 1749 में और फिर 46 में जब ऐसा हो गया कि फ्रेंच ने पहले मद्रास को ऑक्यूपाई कर लिया, फिर बाद में मद्रास को छोड़ दिया फ्रेंच ने, एक्स-ला-चैपेल की ट्रीटी हो गई, तो उस टाइम पे फिर कंपनी ने रिक्वेस्ट किया किंग से कि भाई आप जो है एक दूसरा चार्टर लेके आ जाइए, और जो 1726 वाला चार्टर के तहत जिसके तहत मेयर कोड बनी थी उसमें जो खामियां हैं आप उसको रिमूव कर दीजिए। किंग जॉर्ज टू ने, उस टाइम पे किंग जॉर्ज फर्स्ट थे 1726 में, और उसके बाद अब किंग जॉर्ज टू आ गए, उन्होंने दूसरा चार्टर इशू किया 8 जनवरी 1753 को, और जिसके वजह से मतलब इसमें कुछ चेंज नहीं किया गया खासकर, है ना, विच बाय एंड लार्ज लेफ्ट द 1726 चार्टर इंटैक्ट। यानी कि ऐसा नहीं था कि नया चार्टर इशू करने से 1726 वाला चार्टर में कुछ हटा दिया गया उसको, या 1726 वाले चार्टर की कुछ इंपॉर्टेंस नहीं रही, जबकि लगभग वैसा सा ही वो चार्टर 1753 वाला भी इशू किया गया था। 1753 चार्टर के हिसाब से जो मेयर कोड थी उसको दोबारा इस्टेब्लिश किया गया तीनों सेटलमेंट्स में सेम ज्यूरिसडिक्शन के साथ और पावर्स के साथ एज इन द चार्टर ऑफ 1726। तो 1726 के चार्टर में जिस तरह से पावर ज्यूरिसडिक्शन दी गई थी, लाइकवाइज 1753 के चार्टर से भी दोबारा से मेयर कोड को उसी तरह से इस्टेब्लिश किया गया। टू अवॉइड डिस्प्यूट्स बिटवीन द गवर्नर एंड द काउंसिल, द चार्टर ब्रॉट द मेयर्स कोड अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नर एंड द काउंसिल। तो जिससे कि गवर्नर काउंसिल में डिस्प्यूट ना हो, इस वजह से मेयर कोर्ट को इनके कंट्रोल में लिया दिया गया कि गवर्नर और काउंसिल के अंडर मेयर कोर्ट रहेगी। फर्दरमोर सूट्स एंड अदर एक्शंस बाय नेटिव्स वर एक्सप्रेसली एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ मेयर्स को, ध्यान रखिए एक्सक्लूड कर दिया गया। यानी जो भारत के नेटिव लोग थे 1753 के चार्टर से ये क्लियर हो गया कि जो भारत के नेटिव्स हैं उनको बाहर रखा जाएगा ज्यूरिसडिक्शन से मेयर कोर्ट की। यानी मेयर कोर्ट किस पे एप्लीकेबल होगा? मेयर कोर्ट में सिर्फ उन्हीं लोगों के फैसले सुनाई देंगे या उन्हीं लोगों के फैसले सुनाए जाएंगे जो ब्रिटिश सब्जेक्ट्स होंगे या बाहर के सब्जेक्ट्स होंगे, इंडियन नेटिव्स नहीं होंगे। इंडियन नेटिव्स के जो केसेस हैं वो मेयर कोर्ट में नहीं चलेंगे अनलेस बोथ पार्टीज हैड सबमिटेड देम टू देयर डिटर्मिनेशन। जब तक ऐसा ना हो कि मान लेते हैं अगर दोनों पार्टी ने, मान लेते जिन दो पार्टियों में विवाद है वे दोनों पार्टी मेयर कोर्ट के पास चली जाएं और कहें नहीं जी हमें तो यही मेयर कोर्ट में ही फैसला सुनाना है या सुनवाई करवानी है अपने फैसले की, तो फिर मेयर कोर्ट उस पर एक्शन लेगी। अगर कोई एक नेटिव इंडियन पार्टी है और एक उसने मना कर दिया एक भी पार्टी ने, तो वहाँ पर मेयर कोर्ट इंटरवीन नहीं करेगी। द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द मेयर्स कोर्ट वॉज रेस्ट्रिक्टेड टू सूट्स ऑफ द वैल्यू ऑफ ओवर 5 पगोडा, यानी कि 5 पगोडा तक का ही जो केस होगा वही मेयर कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन, मेयर कोर्ट उसी पे अपना ज्यूरिसडिक्शन दे सकता है, इससे ऊपर पे नहीं देगा। इट इज़ नोटेबल, आपको मैंने पगोडा बता ही दिया है कि पगोडा होता है गोल्ड कॉइन की तरह था जो उस टाइम पे चला करता था भारत में। इट इज़ नोटेबल दैट कोर्ट्स सच एज द मेयर्स कोर्ट वर इस्टेब्लिश्ड फॉर डिसाइडिंग मेनली द डिस्प्यूट्स ऑफ द ब्रिटिश नेटिव्स। तो मेयर कोर्ट जो इस्टेब्लिश की गई थी वो इस्टेब्लिश की गई थी बेसिकली डिसाइड करने के लिए किसको? जो डिस्प्यूट हुआ करते थे ब्रिटिश नेटिव्स के और अदर फॉरेनर्स या दूसरे फॉरेनर्स थे, जैसे कि पोर्चुगीज़ हो गए, फ्रेंच हो गए, दूसरे यूरोपियंस हो गए। लेकिन इसमें इंडियंस के लिए मेयर कोर्ट बनी है ये नहीं है, इंडियंस के लिए मेयर कोर्ट नहीं बनी थी, इंडियंस के फैसले इसमें नहीं सुने जाने थे। देयरफॉर
इन ऑल द 3 सेटलमेंट्स डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्ट्स एग्जिस्टेड टू डिसाइड द केसेस ऑफ नेटिव्स। यानी कि तीनों सेटलमेंट्स में और दूसरी तरह की कोर्ट्स इस्टेब्लिश की गई थी जिससे नेटिव्स के केस को सुना जा सके। यानी मेयर कोर्ट तो बनाए गए थे फॉरेनर्स के लिए या ब्रिटिशर्स के लिए केस सुनने के लिए, और जो नेटिव इंडियंस थे उनके केसेस को सुनने के लिए दूसरी तरह की कोर्ट बनी हुई थी। इन मद्रास द चौल्ट्री कोर्ट्स एग्जिस्टेड टू डिसाइड केसेस अप टू द वैल्यू ऑफ 20 पगोडास। तो जो चौल्ट्री कोर्ट्स, देखिए यहाँ पे सवाल किस तरह से बनेगा कि चौल्ट्री कोर्ट्स कहाँ पे एग्जिस्टेंस में थी, मद्रास में थी। ऊपर हमने देखा था एडमिरलिटी कोर्ट्स कहाँ कहाँ थी, और जो कलेक्टर्स कोर्ट थी वो कहाँ थी, ये भी ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिए कि मेयर कोर्ट जो है 5 पगोडा तक केस सुनेगा, और 1000 पगोडा से ऊपर का केस होगा तो किंग इन काउंसिल इन इंग्लैंड के पास जाएगा, और 20 पगोडा तक का जो केस होगा वो चौल्ट्री कोर्ट्स मेयर कोर्ट मद्रास में सुनेंगी। In other words, Chowdhury courts heard by and large petty cases and continued up to the year 1800। तो जो चौल्ट्री कोर्ट्स थी वो छोटे मोटे केस सुना करती थी, और सन 1800 तक ये चौल्ट्री कोर्ट्स चली। तो ये भी सवाल पूछ सकते हैं कि कब तक चौल्ट्री कोर्ट्स रही एग्जिस्टेंस में, 1800 तक रही। इन कैलकटा द नेटिव्स वर सब्जेक्ट टू द जमींदार कोर्ट। तो कैलकटा में जो नेटिव्स थे, देखिए अब ये हम बात कर रहे हैं नेटिव्स की, यानी कि जो भारतीय लोग हैं उनकी सुनवाई, उनकी केसेस की सुनवाई कैसे होगी। मेयर कोर्ट तो फॉरेनर्स के लिए हो गया, नेटिव्स की सुनवाई किससे होगी, कैलकटा में उनकी सुनवाई होती थी जमींदार कोर्ट से। और यहाँ पे जमींदार कौन है, जमींदार यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी है। द ईस्ट इंडिया कंपनी एज द जमींदार एडमिनिस्टर दीज कोर्ट्स। जमींदार कोर्ट्स डिसाइडेड सिविल मैटर। तो जमींदार कोर्ट क्या करता था, ये सिविल मैटर जो होते थे, सिविल मुद्दे जो होते थे उन पर फैसला सुनाता था, जिसमें कि लैंड का मुद्दा होता था, प्रॉपर्टी का, या पर्सनल रॉन्ग कुछ गलत आपने कर दिया, उसके जो मुद्दे होते थे वो जमींदारी कोर्ट जो थी उस पर फैसला सुनाती थी। इट इज़ ऑल्सो रिपोर्टेड दैट द जमींदार कोर्ट एंड द मेयर्स कोर्ट हैड डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू जुरिसडिक्शन ऑन सर्टेन सिविल मैटर्स। बिल्कुल सिंपल सी बात है भाई, वहाँ पे मेयर कोर्ट भी है कैलकटा में, और वहाँ पे ज़मींदार कोर्ट भी है। ज़मींदार कोर्ट नेटिव इंडियंस के लिए है, जो भारतीयों के लिए फैसला सुनाएगी, और जो मेयर कोर्ट है ये फॉरेनर्स के लिए है, यानी कि जो ब्रिटिशर्स के लिए सुनाएगी। तो अब क्या होता था कि जो ये दोनों कोर्ट्स हैं, चाहे जमींदार कोर्ट हो और मेयर कोर्ट हो, इन दोनों में डिस्प्यूट रहता था। इन दोनों में ये डिस्प्यूट रहता था कि किसका जुरिसडिक्शन किन मैटर्स में है, किन एरियाज़ में है। तो इसको लेके मेयर कोर्ट और जमींदार कोर्ट दोनों में डिस्प्यूट रहता था। जस्टिसेज ऑफ पीस वर अपॉइंटेड इन कैलकटा टू डिटरमाइन क्रिमिनल मैटर्स। तो देखिए क्रिमिनल मैटर्स के लिए, सिविल मैटर्स के लिए तो जमींदार कोर्ट थी, और क्रिमिनल मैटर्स के लिए जस्टिसेज ऑफ पीस थे जिनको अपॉइंट किया गया था कलकत्ता में, जिससे कि क्रिमिनल मैटर्स को डिसाइड किया जा सके। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्रिमिनल मैटर्स के लिए किसको अपॉइंट किया गया था, जस्टिसेज ऑफ पीस को। हाउएवर इन बॉम्बे नो सेपरेट कोर्ट्स वर एस्टैब्लिश्ड टू डिसाइड डिस्प्यूट्स अमंग द नेटिव्स। तो लेकिन बॉम्बे में सिर्फ मेयर्स कोर्ट ही थी, वहाँ पर कोई दूसरी कोर्ट नहीं थी जिससे कि नेटिव्स का फैसला सुना जा सके। ऐसा क्यों था, ऐसा इसलिए था कि कंपनी ये क्लेम करती थी कि पूरा का पूरा जो आइलैंड है वो हमारा ही है, चाहे उसमें नेटिव भारतीय भी रहते हों, चाहे फॉरेनर्स भी रहते हों, जो भी उसमें रहता है वो ब्रिटिश सब्जेक्ट ही होगा, या ब्रिटिश कोर्ट में ही उसकी सुनवाई होगी। द रीज़न वॉज दैट कि कंपनी ने क्लेम किया कंप्लीट सोवरेनिटी ओवर द आइलैंड एंड डिड नॉट वांट टू ट्रीट द नेटिव्स डिफरेंटली। वो चाहते थे कि हम नेटिव्स को डिफरेंटली ट्रीट ना करें, ये पूरा आइलैंड हमारा ही है, और इस पूरे आइलैंड पे हम ही अपना राज करेंगे, या हमारे यहाँ पे जो लोग रहते हैं, चाहे वो इंडियंस हों चाहे वो फॉरेनर्स हों, उन सबके जो केसेस की सुनवाई होगी वो मेयर्स कोर्ट के थ्रू ही होगी, और किसी कोर्ट के थ्रू नहीं होगी। चलिए, रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 से, ये आपने पढ़ा भी होगा पहले, पॉलिटी में भी पढ़ते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं। अब इसके वजह से कैसे चेंज आता है, जो कानून था, कानून व्यवस्था जो भारत में इस्टेब्लिश हुई ब्रिटिश के टाइम पे, उसके हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते आपको बताऊंगा कि अगर आपने फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी है तो 7665804421 पर आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको आपके एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो आपको एग्जाम में जाने से पहले। साथ ही साथ जो लोग लोअर पीसीएस मेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो लोअर पीसीएस मेंस की प्रिपरेशन का बैच चल रहा है, तो अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा बैच है, काफ़ी स्टूडेंट्स उसमें हैं, तो आप लोअर पीसीएस मेंस के लिए जुड़ सकते हैं, बैच ज्वाइन कर सकते हैं, पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन बहुत ही स्ट्रीमलाइन हो जाए, और जब तक एग्ज़ाम आएगा आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और जितना भी आपका कंटेंट है वो रेडी हो जाएगा, और आप जो है बहुत ही अच्छे से एग्ज़ाम लिख के आ सकते हैं। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।